थानी जी, लगातार हम आवाज भी उठा रहे हैं। आवाज ऐसा नहीं है कि हमारी खबर का असर नहीं हो रहा है। लगातार हमने जो कल कार्यक्रम किया था, आज उस पर संज्ञान लिया है। जिस तरीके से जो पूर्व डीजी हेल्थ थे, उन्होंने कहा कि जो सीएमओ हैं उनके पास पावर्स नहीं है पैसा खर्च करने की, तो आज वो पावर्स भी मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दी है, स्वास्थ्य विभाग को, कि आपके पास पावर्स हैं, अगर आप कोई खर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने भेजा भी है भुगतान। जी हाँ, आज जो है देखिए, हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो इस समय तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री आए हैं, इनके काम करने का तरीका दूसरा है, जिसकी अपेक्षा जनता करती है, परंतु सिस्टम तो वही है। मतलब हम जो है एक खटारा गाड़ी में 1950 की और किसी अच्छे वायुसेना के चालक को, उसको पायलट को ही बैठा देंगे तो खटारा गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए भी समय लगेगा। तो पहली बात है कि अभी मुख्यमंत्री नए नए बने, तो उस हिसाब से ये जितनी तेजी से काम कर रहे हैं तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और आज मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने आज कल जो मीटिंग हुई थी उसमें 10 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज को सीधे दिए हैं इस कोविड आपदा के लिए, और उन्होंने 1 करोड़ 18 लाख रुपए होम्योपैथी डिपार्टमेंट को भी दिए हैं कि आपकी जो दवाइयां और ये कोरोना से रोकथाम के लिए जो आप काम करोगे उसके लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपए आपके लिए हैं। और करीब 4 करोड़ 64 लाख रुपए आयुर्वेद के लिए दिए हैं। आयुर्वेद जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कोविड रक्षा सामग्री वगैरह क्रय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है जो उस मीटिंग में, उन्होंने जिलाधिकारी बागेश्वर को 2 करोड़ रुपए इस आपदा से निपटने के लिए अलग से दिए हैं, और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को भी 2 करोड़ रुपए दिए हैं जो उन्होंने मांगे थे। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जिलाधिकारी चमोली को 1 करोड़ रुपए दिए हैं और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को 1 करोड़ रुपए डायरेक्ट दे दिए हैं। यही बात हमारी चल रही थी कि जो ग्राउंड पे जो अधिकारी हैं जिन्होंने डिसीजन लेने हैं, उन्होंने उनके पास अधिकार होने चाहिए, उनके पास वित्तीय अधिकार होने चाहिए, प्रशासनिक अधिकार उनके पास होने चाहिए, तभी जो है ग्राउंड पे काम आएगा। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो अपनी तरफ से जो उनका काम है वो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वही है जो सामान्य दिनों की है, वही भ्रष्टाचार है, वही सब कुछ है। और होता क्या है कि जब भी आपदा आई है तो भ्रष्टाचार में अवसर जो है वही सामान्य अधिकारी करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि वो आए ही भ्रष्टाचार के तौर पे हैं। मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार में हमने लगातार ये मांग उठाई कि जो पुलिस कर्मियों को बहुत ज्यादा साल हो गया है उनको आप ट्रांसफर कर दीजिए। मतलब यहाँ के अधिकारी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने ट्रांसफर करे वो दूसरे कर दिए। फिर वहां गए कि भाई इससे ज्यादा तो ये था। अब आपने कल एक वीडियो देखा होगा कि एक आदमी शादी का सामान लेके जा रहा है और पुलिस वाले चालान काट रहे हैं, तो वो कह भी रहा है कि मैं शादी का सामान ले आ रहा हूँ। तो पुलिस वाला उत्तेजित होके, ठीक है आपने चालान काट दिया, उसने पैसे भी दे दिए, उत्तेजित होके आपको उसको मारने की क्या जरूरत है, उसका मोबाइल गिराने की क्या जरूरत है? तो बात यह है कि जब भ्रष्टाचार हमारे अंग प्रत्यंग में घुसा हुआ है, तब इतनी जल्दी आपदा के समय हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपदा के समय जो है भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। वो उसी के साथ साथ बढ़ता है, और इसको सुधारने के लिए तो वक्त लगेगा। ये बात हम सबको समझनी चाहिए। अब जो एक आंकड़े आपने भी गिनाए, मैं भी आंकड़े गिनाना चाह रहा हूं आज, और उसकी जरूरत यह है कि आप, ओहो, जरा आप ट्रांसफर कर दीजिए से, मैं तब तक लाइट जलाता हूं। जी जी, अनसुईया प्रसाद जी, जी आ गई लाइट जी, आ गई मुजीब नेथानी जी, लाइट आ गई है। मैं इसको आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि हमें किस तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है। आज जो टेस्ट सैंपल आए हैं, जो सैंपलिंग हुई है, मैं उसके भी आंकड़े आपको गिनाना चाहता हूं कि सैंपलिंग कितनी हुई है। तो आज जो है सबसे जो देहरादून में सैंपलिंग हुई है वो 3871 हुई है, 3871, और हरिद्वार में हुई है 6563। अब आप उसके बनिस्पत आप और जगह देखिए तो उधम सिंह नगर में केवल 1073 हुई है। तो आपको सोचना चाहिए कि उधम सिंह नगर भी तो उसी चपेट में है, तो उसमें केवल 1000 हुई है। देहरादून में 3871 हुई है, सबसे ज्यादा हरिद्वार में 6563 हुई है। और अब नैनीताल आ जाइए आप, जो बहुत बड़ा जिला है जो कोविड, वहां मात्र 248 सैंपलिंग हुई है आज।
गढ़वाल पौड़ी जिला, गढ़वाल जिला है ये, पौड़ी गलत बोलते हैं हम लोग, तो इसमें मात्र 348 सैंपलिंग हुई है। अब आप बताइए कि ये कैसे हमें सही रिजल्ट दे रहे होंगे। बागेश्वर में मात्र 114 हुई है, चमोली में मात्र 117 सैंपलिंग हुई है, चंपावत में 269 हुई है। इसका मतलब कि जो पहाड़ के ये कम के आंकड़े आ रहे हैं, भाई जब आप सैंपल ही 269 लोगे तो आप कैसे पॉजिटिव ज्यादा। चंपावत में 269 सैंपलिंग है और 58 पॉजिटिव पाए गए हैं आज। अल्मोड़ा में 373 सैंपलिंग है, 189 पॉजिटिव पाए गए हैं। बागेश्वर में 114 की सैंपलिंग है, 44 केवल जो पाए गए। अब इसका बैकलॉग देखिए, पेंडिंग कितना चल रहा है। अल्मोड़ा में 762 पेंडिंग में है, बागेश्वर में 1519 पेंडिंग में है, जबकि 114 की केवल सैंपलिंग ली है। और चमोली में 688 पेंडिंग में है। चंपावत में 1147 जो है वो पेंडिंग में चल रहे हैं। देहरादून में 6162 पेंडिंग में चल रहे हैं। हरिद्वार में 6000 सैंपलिंग हुई है, 6571 वो पेंडिंग में चल रहे हैं। कुल मिला के जो उत्तराखंड की पेंडेंसी है वो 29,857 है। तो ये भी एक खेल चल रहा है कि जो आंकड़े आने चाहिए, जिस हिसाब से आने चाहिए कि सरकार ये अनुमान लगा सके कि कोविड किस स्तर पे किस जिले में चल रहा है, वो आंकड़े अगर इस तरीके से पहाड़ी जिलों में आप कम सैंपल ले रहे हैं, और देहरादून हरिद्वार में बहुत ज्यादा सैंपल नहीं लिए हैं इन्होंने, और ऊपर से जो सैंपल लेना अलग चीज हो गई और उसको पेंडिंग में आपने डाला हुआ है। इतने मतलब जितनी सैंपल करीब करीब वो राशि उतनी होनी चाहिए। मान लिया आज 200 सैंपल किसी जिले के लिए गए, तो पेंडेंसी भी ज्यादा से ज्यादा 200 के आसपास होनी चाहिए कि 150 पेंडेंसी है या 225 पेंडेंसी है। अब हो क्या रहा है कि देहरादून में सैंपल लिए गए 3871 और पेंडेंसी चल रही है 6162, मतलब दुगनी की पेंडेंसी चल रही है। तो हम तक जो है आज का रिजल्ट कैसे सही आ जाएगा, कल भी कैसे सही रिजल्ट दे देंगे। मतलब 30,000 का तो हमें पता ही नहीं है कि ये कोरोना पॉजिटिव में है या कोरोना नेगेटिव में है। तो हम लोग कैसे आगे का रास्ता प्लान करेंगे, सरकार कैसे प्लान करेगी। तो ये नीचे के स्तर के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इस समय तो आरटीपीसीआर भी हो गया, तो टेस्ट की रिपोर्टें इतनी लंबित क्यों है। तो ये कोई भी नहीं पूछ रहा है कि ये पहली बात ये जिला अधिकारियों से नहीं पूछी जा रही है कि आप जब देहरादून हरिद्वार में जो है 3-3 और 6-6 हजार जो है आप 6-6 हजार की सैंपलिंग कर लेते हैं, तो और जिलों में मात्र 114 की सैंपलिंग क्यों हो रही है। उधम सिंह नगर में 1000 पे ही क्यों गई, यहाँ क्यों नहीं सैंपलिंग के वो बढ़ते हैं। भाई कम से कम 2-2.5 हजार तो हो ऑप्शन में, ताकि हमें जो है सही स्थिति का पता लगे। तो सरकार के पास जब सही आंकड़े नहीं जाएंगे तो सरकार भी सही कदम नहीं उठा पाएगी और हम भी सही कदम नहीं बता पाएंगे। तो ये आंकड़े स्वयं में कंफ्यूज करने वाले हैं। ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है और ये तंत्र इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। अगर माननीय मुख्यमंत्री इस पे किसी से रिपोर्ट भी मांगेंगे तो 10 बहाने निकल आएंगे। तो ये चीजें सोचने की जरूरत है कि जो हम सामान्य स्थितियों में जब सरकारें रहती हैं तब हमें प्रश्न करने चाहिए। होता क्या है कि हमारी स्थिति ये हो गई है कि अगर रोहित जी को कोई दिक्कत हुई है तो हम सोचते हैं कि वो दिक्कत वो लड़ ले अपना आप। हम वहां नहीं जाते कि भाई इनको दिक्कत क्या है, अगर इनका प्रमाण पत्र बनाना है तो पैसे क्यों मांग रहे हो, 3 दिन में क्यों नहीं करके दे रहे जब सरकार ने कहा हुआ है। तो हम जो है जिस समय दूसरा परेशानी है इस शिकंजे में फंसता है भ्रष्टाचार के, उस समय अपनी ओर से आंखें बंद कर लेते हैं और इसकी वजह से जो है वो होता है जो आज हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है। तो ये सब इसी की वजह से हो रहा है। और इसमें जो है मैं देख रहा था, मुझे नहीं पता कि आडवाणी जी की वो असली आईडी है कि नहीं है। आज उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कोई किस्त है जो अदा नहीं है, सांस बाकी है और हवा नहीं है, नसीहतें सलाहें हिदायतें तमाम प्रिस्क्रिप्शन है पर दवा नहीं है, आंख भी ढक लीजिए संग मुंह के मंजर सचमुच अच्छा नहीं है, हर एक शामिल है इस गुनाह में कसूर किसी एक का नहीं है, इसके कसूरवार हम सब हैं, हम भी हैं। जब हम अपने आंखों के सामने दूसरे के साथ कुछ गलत होता हुआ देखता है तब बोलते नहीं है कि वो निपट लेगा, वो हमेशा कमजोर पड़ता है शासन के सामने। तो भ्रष्टाचारी आदमी के सामने केवल एक आदमी जब फंसता है तो वो कमजोर पड़ता है, फिर वो ले दे के ही काम कराता है और इससे भ्रष्टाचार पल्लवित पोषित होता है। जो अधिकारी आपको दिखाया जा रहा है इस समय जो चालान काटते हुए जिसकी वो हो रही है, जब हमारे ऊपर हमला हुआ था तो उन हमलावरों ने बताया कि उसकी पत्ती है, हमलावर बता रहे हैं हमें कि उस अधिकारी की भी खनन में पत्ती है। और इसीलिए जब एसएसपी ने शिकायत के आधार पर उस अधिकारी का ट्रांसफर किया था
वो 2 महीने में वापस आ गया कोटद्वार। इतना प्रेम है कोटद्वार से, क्यों? क्योंकि पत्तियां यहीं चलती हैं पूरे गढ़वाल जिले में। तो ये भ्रष्टाचार का आलम है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और आपको बता दें कि 3 पोकलैंड उनकी सुपुर्दगी में है। थानेदार साहब कह रहे हैं कि थाने में नहीं है कोई, और लिखित में निकासी भी नहीं है हमारे पास। उसके बावजूद, शिकायत के बावजूद डीआईजी तक कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो भ्रष्टाचार तो रग रग में है, ऊपर से नीचे तक। और डीआईजी लेवल के ये अधिकारी भ्रष्टाचार है जिस पर नियंत्रण नहीं लगाया सरकारों ने। भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश नहीं की गई। आपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया। वो पुराना सिस्टम लगातार जिस तरीके से चलता आ रहा था वही सिस्टम आपने कंटिन्यू रखा। ऐसे कोई उपाय करने की आपने जरूरत ही नहीं समझी कि आप भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाएंगे। सिर्फ चुनाव जीतना हमारा मकसद रह गया। जी अनसुईया प्रसाद जी। जी